वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जैसा कि मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में पाया जाता है, और भाग 3 में जो हम बोलेंगे ना वहाँ आर्टिकल है ना, आर्टिकल 12 to 35 किस में पाए जाते हैं, भाग 3 में। और भाग 3 में पाए जाने वाले अधिकार को मौलिक अधिकार बोलते हैं, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 to 32 है, ठीक है। लेकिन हम इसमें भी बातें करेंगे। आपको सबसे पहले आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 इसलिए कि इसमें जो है ना स्टेट का डेफिनेशन है, बार बार यूज एक टर्म होगा जो है राज्य, कि राज्य ने ऐसा विधि बनाया, राज्य ने ऐसा लॉ बनाया, तो हम बार बार टर्म यूज करेंगे राज्य, जो कि भाग 3 में ही है आर्टिकल 12, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की बातें करें तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो समानता का अधिकार है ना। समानता का अधिकार जो है वो कहाँ से है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार। स्वतंत्रता की अधिकार की बातें करें तो यहाँ पे आर्टिकल 19 से है, आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड 22, ठीक है। फिर अगर हम बातें करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आर्टिकल 23 और 24 है। फिर इसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो कहाँ से है, तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये किस में है, आर्टिकल 29 और 30। जैसा कि मैंने बताया था ये किसके लिए है, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है वो आर्टिकल 31 तो डिलीट हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बातें करने से पहले सबसे पहले आर्टिकल 12 के बारे में हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 12 होता क्या है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 12, तो सबसे पहले हम एक टर्म लिखेंगे, उसको समझ लेना है, आर्टिकल 12। तो इसमें जो है ना स्टेट्स का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। तो राज्य कहते किसको है, तो इसके बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। राज्य, राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा जो है वो क्या है, संघ की संसद। देखिए राज्य क्या है, स्टेट किसको बोलते हैं, जैसे कि स्टेट और सरकार मैंने पहले भी बताया, स्टेट किसको कहते हैं उससे समझना है। आर्टिकल 12 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारे संविधान में है, उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं, उस राज्य की बातें कर रहे हैं। संघ की संसद और सरकार, ये राज्य है। प्रांत का विधानमंडल, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये राज्य हैं, यही राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बातें करें तो स्थानीय संस्थाएं एवं सरकारी संस्थाएं से जुड़े व्यक्ति। देखिए ये सभी राज्य हैं। स्टेट्स की बातें करें तो संघ की संसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाएं एवं सरकारी संस्थाएं से जुड़े व्यक्ति, ये क्या है, राज्य है। तो संघ जो है ना वो केंद्र के लिए यूज होता है, जो कि सेंट्रल है ना। और प्रांत की बातें करें, प्रोविंस, तो ये जो है जैसे कि अगर हम बातें करें राज्य है ना, तो इसके लिए क्या यूज टर्म होते हैं, प्रांत। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये 3 जो है यहाँ पे, संघ की संसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाएं एवं सरकारी संस्थाएं, ये सभी राज्य हैं। जैसे कि अगर हम बातें करें एसबीआई, तो एसबीआई भी एक संस्था है जो कि राज्य है
है ना। सरकारी संस्थाएं, सिंपल एक टर्म में आप कह सकते हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो क्या है, राज्य है। और चाहे उस संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी राज्य है। अगर आप क्लर्क की भी बातें करें तो वो अपने आप में एक राज्य है। जैसे कि अगर आप बातें करें SBI, है ना, SBI एक बैंक है, एक संस्था है, तो SBI क्या है, अपने आप में एक राज्य है। और SBI के जितने भी हैं, जितने भी उसमें मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, या जो भी हैं, जो भी उस संस्था से जुड़े व्यक्ति हैं, वो भी क्या है, राज्य हैं। लेकिन अगर इसी में बातें करें, मान लीजिए HDFC की बातें करें या अदर प्राइवेट बैंक की बातें करें, तो प्राइवेट बैंक की बातें करें तो उससे वो ना तो संस्था राज्य है, ना ही उसमें व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो राज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले संघ की ही बातें कर लेते हैं, संघ की संसद और सरकार। तो सरकार से कहने का मतलब संघ, जैसे राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सभी क्या है, राज्य हैं, है ना। प्रांत का विधानमंडल हो या सरकार हो, अब प्रांत के जो विधानमंडल है और फिर सरकार, जैसे उसमें मुख्यमंत्री की बातें करें, राज्यपाल की बातें करें, तो ये सब क्या है, राज्य है। या उसमें जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो क्या है, राज्य है। स्थानीय संस्थाएं की बातें करें, जैसे कि अभी मैंने बताया SBI हो या अदर कोई भी लोकल लेवल पे भी जो भी सरकारी संस्था है वो क्या है, राज्य है। और उस संस्था से जुड़े व्यक्ति भी राज्य है। ठीक है, अगर हम बातें करें पुलिस की बातें करें, एक कांस्टेबल हो, चाहे हम IAS ऑफिसर की बातें करें, तो वो भी क्या है, एक राज्य है। तो ये हुआ राज्य। एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति सरकार से संबंधित है ना, सरकारी संस्था से संबंधित है, वो सभी राज्य है। ना कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, जबकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बट वो राज्य नहीं है ना। तो ये हो गई राज्य की परिभाषा। अब इसके बाद एक आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 13, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से इम्पॉर्टेंट बातें भी आती है निकल के, जिसको बोलते हैं क्या, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ इक्लिप्स। तो उसके बारे में भी बातें करते हैं। देखिए आर्टिकल 13, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 13 से रिलेटेड बातें लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। देखिए ये जो है ना आर्टिकल 1, 2, 3, तो आर्टिकल 1, 2, 3 ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये जो मूल संविधान था ना उसमें था, बट आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को बाद में जोड़ा गया था, है ना। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की बातें कर लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि भारत की संविधान के लागू होने से पूर्व की कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ये क्या है, संविधान में ऐसा ही टर्म लिखा है, इसलिए इसी टर्म को ऐसे ही समझना है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 1, भारत की संविधान के लागू होने के पूर्व की विधि जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। देखिए ये कहता है कि जैसे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इससे पहले जो भी
विधि बना था, अगर वो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करती है तो वो विधि क्या होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। यही आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को भी देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 देखिए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करता है। ठीक है ना, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करता है। राज्य यदि ऐसा विधि बनाता है तो वो विधि क्या होगा, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यही आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है। ठीक है, देखिए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करती है। यदि विधि फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करता है, राज्य यदि विधि बनाता है तो वह विधि यदि राज्य विधि बनाता है, यदि राज्य विधि बनाता है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। देखिए, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है। इसके बाद जानते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है, फिर हम इन सबको समझेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 3, उपरयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत बल रखने वाले अध्यादेश, आदेश, नियम, परंपराएं आदि सभी शामिल होंगे। आदि सभी शामिल होंगे। सभी शामिल होंगे। और एक लास्ट जो है वो क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 4, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग बातें कर लेते हैं कि इसमें क्या था। आर्टिकल 13 क्लॉज 4, देखिए, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। देखिए, अब इन आर्टिकल को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि जो फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ठीक है, ये कहता है। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करती है। यदि राज्य विधि बनाता है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट को के विरुद्ध होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत बल रखने वाले अध्यादेश, आदेश, नियम, परंपराएं आदि सभी शामिल होंगे।
तो ये तो 3 थे जो हमारे ओरिजिनल संविधान में थे, लेकिन जो ये आर्टिकल 13(4) है ना, ये बाद में अमेंडमेंट के बाद आया था। ठीक है, तो विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। तो सबसे पहले आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट 14 से 32 तक है, 14 to 32 है, बट हमें इसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है, तो इसमें 12 समझ गए हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की बातें देखिए। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 भारत की संविधान के लागू होने की पूर्व की विधि जो फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य है। देखिए हुआ क्या था, एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान पूर्व की विधि, अब जो कुछ विधि बनाया गया था, है ना, वो क्या करेगा, वो फंडामेंटल राइट को, जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स मिले। और ऐसी कोई भी विधि है जो फंडामेंटल राइट को कम करती है ना, तो वो विधि शून्य हो जाएगी। मतलब समझिए, जैसे ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये विधि है, ठीक है, ये क्या है, विधि है, जो क्या है 26 जनवरी 1950 से पहले की है, और बाद में आ गया फंडामेंटल राइट। तो जैसे ही फंडामेंटल राइट आया ना, जैसे ही फंडामेंटल राइट आया, तो इसने क्या किया है, इस विधि को ढक दिया है, क्योंकि इसके विरोधी अगर होगा, जैसे संपत्ति का अधिकार, ठीक है, वो हमारा फंडामेंटल राइट था। हाँ, तो फंडामेंटल राइट था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, तो जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, तो फिर जो पहले की विधि थी वो क्या होगा, पुनः लागू हो जाएगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, अगर कोई भी राइट फंडामेंटल राइट्स को, कोई भी विधि फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो विधि वहीं पे शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करती है। यदि विधि बनाता है वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। अब देखिए, जैसे कोई विधि बना रहा है ना, कोई लॉ गवर्नमेंट बना रहे हैं, संसद बना रहे हैं, तो वो लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो या कम कर दे। तो फंडामेंटल राइट को कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये थे आर्टिकल 13। उपरयुक्त संदर्भ में विधि के अंतर्गत बल रखने वाले अध्यादेश, आदेश, नियम, परंपराएं आदि सभी शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए कि डीएम ने कुछ रूल्स अपने एरिया में लगा दिए, अपने ज़िले में लगा दिए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा ठीक कि फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी अध्यादेश हो या कोई भी लॉ हो, कुछ भी बनाएगा तो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता है ना। तो वही बातें क्या कहता है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि विधि के अंतर्गत इन सभी को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल 13। अब देखिए, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा, इसके बारे में बातें बाद में करेंगे, लेकिन आर्टिकल 13 से ना एक इम्पॉर्टेंट बातें निकल के आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, हम उसी की बात ही करेंगे, विधि, फंडामेंटल राइट्स और व्यक्ति से रिलेट करके। तो समझते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, या ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक्लिप्स के बारे में, है ना, सोलर एक्लिप्स, तो बस वैसे ही है। तो देखिए इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, क्या होता है कि मान लीजिए ये विधि है, ये विधि है, और यहाँ पे क्या है, व्यक्ति है, और बीच में फंडामेंटल राइट्स आ गए। यही होता है ना, ग्रहण लग गया इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे विधि है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आ गए। तो जैसे ही आगे फंडामेंटल राइट्स, तो उस विधि को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, आच्छादित कर रहे हैं। तो ऐसा होगा यहाँ पे कि ये विधि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि बीच में फंडामेंटल राइट्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलते हैं,
समझिए, जैसे कि यहाँ पे भारत के संविधान के लागू होने की पूर्व की विधि जो फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करते हैं, उल्लंघन की सीमा तक शून्य है। अगर आईपीसी की धारा की बातें करें, इंडियन पीनल कोड की बातें करें 1860 की, तो उसके अकॉर्डिंग ले, या संपत्ति का अधिकार ले, तो संपत्ति का अधिकार अगर मान लीजिए ले लिया गया, ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या था, 26 जनवरी 1950 तक तो ये फंडामेंटल राइट्स था। अब इससे पहले जो भी विधि होगा 26 जनवरी 1950 के पहले की विधि, वो क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स आने की वजह से वो विधि आच्छादित हो गया, मतलब शून्य हो गया, अप्रभावी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स से इसे हटा दिया गया, तो ये विधि ना पुनः लागू हो जाएगा। मतलब ये विधि खत्म नहीं होता है, ये विधि क्या होता है, सिर्फ अप्रभावी हो जाता है, अनइफेक्टिव हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बातें करेंगे वो होगा पृथक्करण का सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 13 से ही निकलता है, तो हम उसकी बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।